राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी की जो पोस्टें आई हैं उसके संबंध में कुछ बात करेंगे। और ये बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर ये वेबसाइट देख रहे हैं आप, ये वेबसाइट है www.ssc.uk.gv.in। यहाँ पर जा कर के आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। किसी और साइट से भी आपको ये पीडीएफ बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी। और ये दिनांक 17 जून 2021 की जो ये विज्ञप्ति है, यहाँ से आप इस बारे में इंफॉर्मेशन मीन्स से 17 जून को ये विज्ञप्ति आई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चयन हेतु विज्ञापन 366 जो पोस्टें हैं उनके संबंध में, जो कि पटवारी की पोस्टें हैं वो निकली हैं, और 147 जो है वो लेखपाल की पोस्टें हैं। कुल मिला के 513 ये रिक्त पद हैं। और यहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 17 जून 2021 है और ऑनलाइन आवेदन 22 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हो चुके हैं। और इसके अलावा आप आगे देख रहे हैं 5 अगस्त आपकी आखिरी डेट है जिस दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और परीक्षा शुल्क 7 अगस्त 2021 तक आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और इसकी जो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा वो नवंबर के महीने में ये लिख रहे हैं। कौन सा डेट है एग्जैक्टली वो बाद में ये लोग बताएंगे, नोटिफिकेशन उनका आएगा और आप इनकी वेबसाइट में जाकर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पद जिला संवर्ग के हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बेस पे ये पद जो हैं जिलावार हैं। लेकिन आपको जिला चयन जो है शुरू में नहीं करना है, लिखित परीक्षा के उपरांत ही जो मेरिट बनेगी उसके बेस पर आपने बाद में जिला आपको दे दिया जाएगा, उसकी कोई ज़्यादा दिक्कत अभी शुरू में है नहीं। और आवेदन पत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी इस विज्ञापन में अंकित समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना, ये आपको निर्देश दिया गया है। और इसमें आपका निर्धारित आयु, शारीरिक मानदंड, दौड़ आदि के लिए जो भी अर्हताएं हैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आयोग के द्वारा एक और सिस्टम किया गया जिसे हम कहते हैं OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये OTR आप ऑनलाइन जहाँ भी आप रहते हैं उसके इर्द गिर्द कोई छोटा मोटा कस्बा है, आजकल सब जगह ऑनलाइन ये आवेदन भरने की पूरी सुविधाएं प्राप्त हैं। छोटे मोटे साइबर कैफ़े होते हैं और कंप्यूटर वाले हैं, तो वहाँ से आप ये अपना OTR बना सकते हैं। इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन भर दी जाती है और जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो इसी OTR के बेस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपको आपके आसपास का जो भी कंप्यूटर वाला है वो बता देगा और हर जगह ये आपको सुविधा मिल जाती है। आजकल ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अब उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। देखिए अभी फ़िलहाल मुझे लगता नहीं है कि ऑनलाइन मोड में ये परीक्षा आयोजित कराएंगे, लेकिन जो ऑफलाइन है उसी की संभावना अधिक है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हो। तो ध्यान रखना, जब आप अपना वो भर देंगे यानी कि ऑनलाइन अपना फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन ही अपना जो है प्रवेश पत्र निकालना है, डाउनलोड करना है। और ये साफ लिख रहे हैं कि आयोग के द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। तो इस बात पर भी आपने ध्यान देना है कि प्रवेश पत्र आपको डाउनलोड करने में पड़ेंगे कंप्यूटर से, और जो कि हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं, वो आपके मोबाइल में भी आ जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इन जो पटवारी पद हैं ये किस किस ज़िले में कितने हैं इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कुल 366 पद हैं और जिलावार आप देख रहे हैं कि अल्मोड़ा में कुल जो है 50 पद हैं। अल्मोड़ा में अनुसूचित जाति के लिए 6 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, अन्य जो वर्ग है उनके लिए फिर 6 है, और ये सामान्य वर्ग के लिए 31 है। ठीक है, तो ये तो है अल्मोड़ा की स्थिति। उसके बाद हम देखें तो बागेश्वर में कुल जो हमारे पास पोस्टें हो रही हैं इसकी वो हैं 18। और इसके बाद चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 26 पोस्टें आ रही हैं। और इसके बाद हम देखें तो चंपावत में हमारे पास 23 पोस्टें आ रही हैं, यानी कि 23 पोस्टें हैं। ये आपका देहरादून में केवल 9 पोस्टें हैं। ठीक है ना, ये 9 पोस्टें आपकी आ रही है। और ये डिटेल ऊपर दिया हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी कितनी ये हैं। तो ये आप जिस समय फॉर्म भरेंगे, पहले तो फॉर्म भर जाए, एग्ज़ाम निकल जाए, वही है ये कितना है क्या है, ये तो खैर बाद में इसका चलता रहेगा, वो तो आप बाद में विकल्प भर सकते हैं कौन से ज़िले में आप जाना चाह रहे हैं। इसके बाद हम देखिए नैनीताल के लिए हम देखते हैं तो हमारे पास 27 पोस्टें हैं।
और अगर हम इसकी बात करें पौड़ी गढ़वाल के, तो पौड़ी गढ़वाल काफ़ी पोस्टें हैं। पौड़ी गढ़वाल में आप देख रहे हैं 79 टोटल पोस्टें हमारे पास आ रही हैं, यानी कि आयोग इतने पोस्टें वहाँ दे रहा है। और पिथौरागढ़ में भी ठीक ठाक पोस्टें, 38 पोस्टें यहाँ पे हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे, और ये आप देख रहे हैं, ये है आपका ये आपका है टिहरी टिहरी गढ़वाल। तो यहाँ पर आपके पास 45 पोस्टें इसकी आ रही हैं। ठीक, थोड़ा हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर उत्तरकाशी के लिए आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी में 38 पोस्टें हैं। अच्छा, इसका जो पटवारी का वेतनमान है लेवल 5 का है 29,200 से 52,300 का। तो ये वेतनमान क्या होता है, किस प्रकार से इसमें डीए जुड़ता है, ये तो खैर बात की बात है, इसमें बहुत डिटेल में मत जाइए आप अभी फ़िलहाल। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है आयु सीमा, देखो 21 वर्ष से 28 वर्ष तक इसकी आयु सीमा है। और पद जो है वह अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त है। अराजपत्रित आप समझते हैं कि जो अधिकारी वर्ग के पद नहीं होते उन्हें अराजपत्रित कहते हैं। स्थायी यानी कि परमानेंट पद हैं, और अंशदायी पेंशन जो आज एनपीएस आजकल चल रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम, आजकल आपको पता है कि पुरानी पेंशन स्कीम समाप्त हो चुकी है। तो जो भी इसमें नियुक्त होंगे उनको अंशदायी पेंशन के अंतर्गत पेंशन दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट के नियम आप बाद में जान सकते हैं। शैक्षिक अर्हता यानी कि अनिवार्य रूप से आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि आप इसके लिए भर सकें। तो ये आप समझ लीजिए, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और अधिमान क्या है, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पे आयु में ज्येष्ठ जो अभ्यर्थी होगा उसको चयन में ऊपर रखा जाएगा, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। और शारीरिक दक्षता की परीक्षा क्या होगी, तो ये आप देख लीजिए, पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 7 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस कवर करनी होगी, ये आपका एग्ज़ाम होगा, फिजिकल एग्ज़ाम। और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ लगानी है। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अगर हल्के हल्के भी दौड़ते हो तो ये आराम से कवर हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा रोज़ दौड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा धीरे धीरे, तो वो कोई बहुत दिक्कत उसमें है नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ आए तो पुरुष, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप शारीरिक मानदंड देख लीजिए क्या है। 368 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए पुरुषों के लिए, और महिलाओं के 352। लेकिन जो पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो पहाड़ी ज़िले हैं हमारे, वहाँ के लिए जो है आपके लिए पर्वतीय मूल के 5 सेंटीमीटर की छूट है, ये आप ध्यान रखना। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका जो फुलाव के साथ सीना जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य हो गया। यानी कि 84 में से आप 5 घटा दीजिए तो 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, और फूल के 84 सेंटीमीटर वो हो जाना चाहिए। और महिलाओं के लिए एक और चीज़ है, वो है कि महिलाओं का वज़न जो है न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये आपके शारीरिक मानक हो गए। लिखित परीक्षा के लिए 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है ना। और ये 2 घंटे का होगा, ठीक, यानी कि 2 घंटे का आपका टाइम मिलेगा। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन आएगा। और इस संबंध में इसमें क्या पाठ्यक्रम है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो केवल फॉर्म किस प्रकार का आया है, क्या क्या आपकी अर्हताएँ होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहीं पे हमारे पास लेखपाल का है, तो लेखपाल के हम देखते हैं 147 इसके पद हैं। और इसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि चंपावत के लिए केवल 1 पोस्ट है, ठीक, केवल 1 पोस्ट है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा आगे, और ये देहरादून के लिए, आप देहरादून के लिए काफ़ी ठीक ठाक पोस्टें हैं, 29 पोस्टें हैं, 29 पोस्टें हैं। और यहाँ पर है हरिद्वार, हरिद्वार के लिए आप देख रहे हैं टोटल 35 पोस्टें हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा आगे आए हम, तो ये आपका हो गया नैनीताल। नैनीताल के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल 26 पोस्ट हैं। और उधम सिंह नगर के लिए ठीक ठाक अच्छी पोस्टें हैं, और वो हैं 56 पोस्टें हैं कुल। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आप स्वयं देख लीजिएगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, असली इशू संरक्षण का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुल 147 पोस्टें आ रही हैं। और वेतनमान जो है वो ये है 29,200 से 52,300 का वेतनमान, वही जो पटवारी का वेतनमान है। यहाँ पर देखिए थोड़ा आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष है, बस लेखपाल की आयु सीमा थोड़ा सा बढ़ गई है, वहाँ 28 वर्ष है या 35 वर्ष है। और पद का स्वरूप आपको पता है, अराजपत्रित है, स्थायी है, और अंशदायी पेंशन आपको मिलेगी अगर आप जो है चयन इसमें हो जाते हैं।
और शैक्षिक अर्हता लगभग लगभग वही है जो कि पटवारी के लिए है। इसमें आपको किसी विधि द्वारा स्थापित स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएट होने चाहिए। आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, तो स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए। किसी भी ये जो आप यूनिवर्सिटी से आप हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ अधिमान देखिए, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने की परवाही में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। भाई ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे हम चलें तो यहाँ पर जो लेखपाल के लिए 60 मिनट में 9 किलोमीटर आपने दौड़ लगानी है। तो 60 मिनट में 9 किलोमीटर बहुत होता है। आराम से भी थोड़ा सा हल्का हल्का आप दौड़ते हुए चलेंगे तब भी पहुँच जाएंगे। और महिला अभ्यर्थी के लिए 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर की दौड़ है। शारीरिक मानों की हम बात करें तो लगभग वही है जो पटवारी के लिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे नहीं लगता इसके बारे में बताने की आवश्यकता है। और लगभग आपका क्वेश्चन पेपर वही है जो कि पटवारी के लिए है। सब कुछ वही है क्योंकि दोनों पदों के लिए एग्ज़ाम एक साथ होंगे। अच्छा, सीधी भर्ती से परीक्षा हेतु चयन की प्रक्रिया। अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक परीक्षण, लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शारीरिक दक्षता जो कि ऊपर बताया जा चुका है कि किस प्रकार से आपका सीना का फुलाव होना चाहिए, और जो शारीरिक मानक परीक्षण आपकी दौड़ जो होगी और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षण हेतु चयन अभ्यर्थी को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्सम प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य। ध्यान रखना 1 साल का इसका प्रशिक्षण होता है। ये जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। पहले तो नौकरी लग जाए, वही बहुत बड़ी बात है आजकल। अच्छा, लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में आप समझ लीजिए कि जो सामान्य और ओबीसी होंगे, यहाँ देखिए आप, सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे। यानी कि 100 नंबर का है तो उसमें कम से कम 45 मार्क तो आपके आने चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 35 जो है ये आप मिनिमम इतना होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं तो लिखित परीक्षा में आप पास नहीं हो पाएंगे, तो सिलेक्शन का कोई बिल्कुल मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, लिखित परीक्षा में जो है सही उत्तर आप दोगे तो 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पढ़ने पर 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो तुक्का मारते समय ध्यान रखिएगा, जहां आपको लग रहा है कि काफ़ी हद तक सही है तो ही तुक्का मारना। अगर आप ज़्यादा तुक्का मारने के चक्कर में पड़ गए तो नेगेटिव नंबर भी आपके आ सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान दे रहा है कि अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बाद जो बुकलेट होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, वो आप अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ पर OMR उत्तर प्रत्यक्ष शीट जो है डुप्लीकेट में है, वो ट्रिप्लिकेट होगी। 3 प्रतियाँ इसकी होगी, जिसमें से 1 प्रति आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, मूल प्रति और द्वितीय प्रति जो है कक्ष निरीक्षक यानी कि जो एग्ज़ामिनर्स होते हैं जो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम लेते हैं, तो वो रख लेंगे और 1 प्रति आप वापस अपने साथ ले जा सकते हैं। गलत उत्तरों के लिए दंड मैं आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव नंबर भी इसमें है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 दंडात्मक रूप से काटा जाएगा। यानी कि आपने अगर कोई एक क्वेश्चन गलत किया है तो 1/4 यानी कि 0.25 आप कह सकते हैं मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न को 1 से अधिक उत्तर देता है तो उससे भी गलत माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपने एक ही उत्तर देना है। ये तो खैर आपको पता है, ये कोई इतने समझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, वाइडनर का प्रयोग नहीं करना है। खुरसना, छेड़छाड़ आज बिल्कुल प्रतिबंधित है, इसका भी ऋणात्मक अंक मिलेगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे चलें। अभ्यर्थी अपने उसमें गलत रोल नंबर, तो हाँ, अगर आप ये कई बार अभ्यर्थी गलतियां कर देते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। OMR शीट जब भरते हैं तो रोल नंबर, सीरीज़ वगैरह उसमें अंकित किया जाता है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका मूल्यांकन नहीं होगा और आपका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। ये ध्यान रखना आपने। तो जब भी आप OMR शीट भरोगे तो बड़े ध्यान से अपना रोल नंबर उसमें भरना है। बुकलेट की सीरीज़ क्यों है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसमें एक सीरीज़ होती है, वो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा। और यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती तब ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया के अनुरूप मूल्यांकन आदि किया जाएगा। यदि कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है तो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उस हिसाब से कंप्यूटर अरेंज करना सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता है।
अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि आयु गणना की निश्चयात्मक तिथि यानी कि 1 जुलाई 2020 तक जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसमें से आपने डेट ऑफ बर्थ घटानी है तो आपकी एज निकल जाएगी। ये आपका यहाँ से एज का कैलकुलेशन होगा। बहुत आसान है कैलकुलेशन करना। तो ये इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाऊंगा। ये पढ़ने की बात है, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में पहले से हो तो इसको पढ़ लीजिएगा कि आपका एक अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से, या आप अर्ध सरकारी सेवा में कहीं हो तो वहाँ से भी आपको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। लेकिन ये तब होगा जब आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन पहले से ही आप इसको प्राप्त कर सकते हो। आपका जो भी विभागाध्यक्ष है या जो भी सक्षम अधिकारी है जो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे सकता है, वो कोई बहुत बड़ा पत्र नहीं होता, भाई इतना लिखा होता है कि विभाग को कोई आपत्ति नहीं है आपके इस एग्ज़ाम से। अच्छा, राष्ट्रीयता के संबंध में क्योंकि आप फॉर्म भरते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीयता के संबंध में मैं कोई बहुत बड़ी बात आपको बताऊं कि क्या क्या होना चाहिए। इस संबंध में ये वैवाहिक प्राचीन सब कुछ शारीरिक स्वस्थता के बारे में आपको स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है। आरक्षण आपको पता ही है, 2 प्रकार के आरक्षण हैं, एक ऊर्ध्व आरक्षण है, एक वर्टिकल, और ये वर्टिकल आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण, और ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो आरक्षण के बारे में भी अभी आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप एग्ज़ाम दे लें, फिर उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है। उन्हीं अभ्यर्थी का आरक्षण प्राप्त। अब ध्यान रखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का आरक्षण। अब ये ध्यान रखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जो आरक्षण है, ये आपको पता होगा कि एक नया आरक्षण बिल आया था, रिजर्वेशन बिल आया था, जिसमें 10% सामान्य वर्ग के वो लोग जिनके 8 लाख से कम इनकम है तो उनको भी आरक्षण दिया जाता है 10%, जो कि जनरल के आरक्षण से कटता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको एक तो अपनी जाति का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, सामान्य जाति का, और साथ में एक उसमें अटैच करना पड़ेगा जो आपका आय प्रमाण पत्र होता है, जो कि पटवारी से बन जाता है, पटवारी से बन जाता है, फिर बाद में ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के बारे में इसमें भी बताया गया है कि अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो भी इसे भर सकते हैं। स्वतंत्र सैनिक के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए भी आपको पता है आरक्षण है, तो उसमें भी बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस के बारे में पता ही है। और महिलाओं के लिए इसमें 30% वर्टिकल आरक्षण होता है, ये भी आपको पता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण होता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2% होता है। दिव्यांगजनों के लिए 4% होता है। अनाथ बच्चों के लिए 5% होता है। तो ये सारा तो आपको रूल पता ही है। एक बार आप फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए। ये आरक्षण कितना कितना किसका होगा वो तो खैर सरकार का काम है, डिपार्टमेंट का काम है। क्षैतिज या उधर कोई भी आरक्षण राज्य के निवासी अभ्यर्थी को ही उपलब्ध होगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का आरक्षण राज्य के निवासी अभ्यर्थी को ही उपलब्ध होगा, यानी कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अतः आरक्षण की किसी भी श्रेणी का विकल्प लेने के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित आरक्षण श्रेणी के साथ साथ डोमिसाइल विकल्प का भी चयन करना होगा। ध्यान रखिए, डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास उत्तराखंड का, तभी आपको जो है आरक्षण मिलेगा। अन्यथा अगर आपके पास यहाँ का डोमिसाइल नहीं है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म अगर आप भरते हैं किसी दूसरे राज्य के तो आपको जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको पता है ये जो वेबसाइट है www.ssc.uk.gv.in, तो मैंने आपको बताया है कि ये आप जो है आराम से किसी भी जो मोबाइल सेंटर होते हैं ऐसे हर कस्बे में आपको मिलते हैं जो ऑनलाइन आवेदन भरते रहते हैं। आपने बहुत बार भरा होगा, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक प्रावधान आपको पता है OTR ये होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, यानी कि एक बार आपका प्रोफाइल बन जाता है वेबसाइट में, उसके बाद आप कोई सा भी फॉर्म उसी प्रोफाइल के अंतर्गत भर सकते हैं। वह आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, ये बन जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसमें आपका उम्मीदवार को हाल की फ़ोटो, आपको ये पता ही है जब भी ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फॉर्म भरते हैं तो उसमें तस्वीर होती है और हस्ताक्षर का इमेज स्कैन करके अपलोड होता है, ये वही कर देगा जिससे आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, स्कैन के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, ये 3 चीज़ें वो अपने आप करेगा जहां आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबमिट होने के आवेदन बदलाव। अच्छा, एक बार ये ध्यान रख लीजिए, जब भी आप अपने फॉर्म भरेंगे तो उम्मीदवार आवेदन सबमिट होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसलिए
बिल्कुल रिलैक्स होके पहले से ही अपने जो है पूरी डिटेल एक उसमें बना करके एक कॉपी में बना करके जहाँ पर भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर उसको आपने बताना है। तो ये जो निर्धारित शुल्क है, जो शुल्क आप भरोगे इस एग्ज़ाम के लिए, वो आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू आराम से पे कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कार्ड या सीएससी सेंटर, ये सारे इसमें ऑप्शन हैं। आप ये आपका जो फॉर्म भरेगा वही ये कर देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शुल्क के संबंध में हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि भाई इसमें शुल्क क्या होगा। तो ये सिंपल है। जो सामान्य हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, ओबीसी और जनरल कैटेगरी, उनको 300 रुपये देना है। और जो एससी वर्ग है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति वालों को 150 रुपये का शुल्क है। अनुसूचित जनजाति एसटी वालों को 150 का शुल्क है। और जो दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी कि मैंने एक तो बताया दिव्यांग जो हैंडीकैप है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो 10% वर्टिकल रिजर्वेशन मिल रहा है सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को, जिनके पास की आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ होना चाहिए डोमिसाइल भी। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आरक्षण है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल हो, उसके लिए आपके पास जो है यहाँ का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ये आपने ध्यान रखना है। तो डोमिसाइल ना हो तो उसको बना दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, डोमिसाइल बन जाता है। अच्छा, महत्वपूर्ण निर्देश और शर्तों को पढ़ें। तो ये जो जहाँ भी फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आपको बता देंगे इस बारे में। ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा, तो ये आप इस सारी की सारी को इन्फॉर्मेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपने परीक्षा केंद्र में किस प्रकार का व्यवहार करना है, क्या करना है। और ये देखिए, ये साइट का नाम है www.sssc.uk.gv.in। तो इस साइट पे जाकर के आप ये सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, और यहीं से आपने ऑनलाइन भी आपने भरना है। आयोग द्वारा आप ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ, ये देखिए एक इंस्ट्रक्शन और है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। तो यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी प्रकार से संपन्न कराई जा सकती है। तो वर्तमान में तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये ऑनलाइन करा पाए हैं, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता पॉसिबल है ऑनलाइन भी हो जाए। तो आपको ऑनलाइन की भी तैयारी करके रखनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी साइट में आए। इसके आगे इसका सिलेबस क्या है ये राजस्व उप निरीक्षक का, इसके संबंध में मैं अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा